सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। गांव के बीचों बीच एक सुनसान रास्ते पर एक पेड़ खड़ा था जिसकी लंबी लंबी टहनियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई है, जैसे किसी का हाथ हो जो किसी को पकड़ने के लिए फैला हो। रात को उसकी छाया जमीन पर किसी भूत जैसी दिखाई देती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसमें से कोई सिसकने या हंसने की आवाज आ रही हो। उसी रात रामू नामक एक व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजर रहा था कि पीछे से मोहन ने उसे रोक लिया। अरे रामू, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ मोहन, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? उस रास्ते पर मत जाओ रामू, वहां वो भूतिया पेड़ है। अरे यार तू भी ना, पेड़ में क्या भूत घुसा है? ये सब तो अफवाहें है। ये सब अफवाह नहीं है रामू, पिछले महीने ही रामदीन चाचा वहीं से गए थे और सुबह पेड़ के नीचे बेहोश मिले हैं। अब तक कुछ बोल नहीं पाए हैं वो। क्या सच में? लेकिन मैं तो जल्दी घर पहुंचने के लिए यहां से जा रहा था। जल्दी के चक्कर में अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो चल, मैं तुझे दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। थोड़ा लंबा सही लेकिन सुरक्षित है। नहीं, मैं किसी भूत पिशाच में नहीं मानता। मैं तो वहीं से जाऊंगा। देखता हूँ आज कौन सा भूत मुझे रोकता है। नहीं रामू, ऐसा मत करो रामू। रामू रुक जाओ, रामू। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वहां से न जाए। पता नहीं क्या हुआ होगा। कितनी बार मैंने रामू को कहा है कि वहां से न जाओ, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं। न जाने आज क्या हुआ होगा। अरे रे, अरे रे, ये क्या हुआ? रामू, रामू, अरे रामू। जो कोई भी इस भूतिया पेड़ से जाएगा उसकी यही हालत होगी। मैंने कहा था यहां से न जाओ, अब मरो ही। गांव के पुराने और हरे भरे खेतों से होकर अपनी पुरानी साइकिल पर सवार एक पोस्ट मास्टर अनुज के घर का रास्ता पूछते हुए आगे बढ़े जा रहा था। शाम के तकरीबन 7:30 बज चुके थे। पोस्ट मास्टर ने अनुज के घर पर एक चिट्ठी छोड़ी क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। फिर पोस्ट मास्टर वहां से चला गया। रात को गांव की पुरानी मिल से काम करके अनुज अशरफ के ढाबे से 2 रोटी और सब्जी लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी हुई है। चिट्ठी को उठा के वो घर के अंदर चला गया। रात के खाना खाने के बाद कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीते हुए उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसने देखा तो चिट्ठी उसके शहर के दोस्त मुकेश की थी, जिसमें लिखा था कि अनुज, बहुत दिन हो गए थे तुझे खत लिखे हुए। आज समय निकालकर तुझे खत लिख रहा हूं और तुझे ये भी बता देता हूं कि पिछली शर्त जो कुएं में कूद के वापस आने वाली थी वो मैंने पूरी कर दी है। अब मेरी बारी है शर्त लगाने की। मेरी शर्त सुन। मुकेश की शर्त के बारे में पढ़कर अनुज के पसीने छूट गए। दोनों हमेशा एक दूसरे से शर्त लगाते थे और कभी नहीं हारते थे, पर इस बार की शर्त पढ़कर अनुज अंदर से हिल गया था। इस बार साले ने अच्छा दाव खेल लिया। वो जानता है कि यह काम मुश्किल है, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। दिखा दूंगा उसे भी कि मैं कौन हूं। इस पर ज्यादा न सोचते हुए अनुज एक चिट्ठी मुकेश को लिख देता है और उसे शहर भेज देता है। चिट्ठी पढ़कर मुकेश पहली बस पकड़कर गांव आ गया। अरे मुकेश, कैसा है यार तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। आखिरकार तू आ ही गया। अरे बस कर, अभी मैं आ गया हूं ना।
अब खूब मजा करेंगे। दोनों दोस्त फिर सामान रख के अशरफ के ढाबे पे खाना खाने चले गए और वापसी में दोनों शर्त की ही बातें कर रहे थे कि रास्ते में ही उसे अंकित और आनंद मिल गए। रे मुकेश, तुम यहाँ? बहुत दिन बाद दिखे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आनंद, तू बता। और ये कौन है तेरे साथ? ये मेरा दोस्त अंकित है, बाजू के गांव में ही रहता है, पर छुट्टियों में यहाँ मेरे साथ रहने आया हुआ है। और पता है, इसके पिताजी को कुश्ती के वार्षिक महोत्सव में गांव का प्रथम इनाम मिला है। और पता है उन्होंने किसको हराया था? बिस्मिल्लाह खान को। तभी अनुज के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उसे शर्त पूरी करने का रास्ता मिल गया। उसने आनंद से कहा, अच्छा, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिस्मिल्लाह खान का तो मेरे पड़ोसी का कुत्ता भी हरा दे। अनुज, तुम मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हो। अरे हट, कुश्ती में खिताब जीत के क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम अगर मर्द के बच्चे हो तो वो काम करके दिखाओ जो कोई ना कर सके। बताओ, है तुम में हिम्मत? क्या मर्द का बच्चा? अरे बोल के तो दिखाओ। अगर पूरे गांव को कुश्ती में पछाड़ नहीं दिया तो मैं भी मेरे बाप का बेटा नहीं। बेवकूफ, अगर तुम मर्द के बच्चे हो और अगर तुम में हिम्मत है तो उस भूतिया पेड़ की टहनी पर लाल रुमाल बांध कर दिखाओ और वहां पर एक रात गुजार के दिखाओ। अरे अनुज, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं, उस बरगद के पेड़ के पास से लोग दिन में भी गुजरने से डरते हैं। तुम इसे वहां रात गुजारने की बात कर रहे हो? ये नामुमकिन है। मैं जानता हूं कि ये कायर ये नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए सिर जिगर होना चाहिए। जाओ बच्चे, तुम्हारी उम्र कंचों से खेलने की है। कौन कहता है कि मैं कायर हूं? मैं किसी से नहीं डरता। और रही बात भूतिया पेड़ के नीचे रात बिताने की, तो ये काम मैं तुम्हें इस शनिवार की रात को ही करके दिखा देता हूँ। लगी शरत? ठीक है बच्चे, बड़ा जोश दिखा रहे हो तुम, पर इस शनिवार की रात को तुम्हारे वीर होने का भ्रम टूट जाएगा। ये लगी शरत। शर्त लगाने के बाद आनंद और अंकित वहां से रवाना हो गए और वहां मुकेश और अनुज बातें कर रहे थे। देखा मुकेश, इस शनिवार को रात को तेरी लगाई हुई शर्त मैं पूरी कर दूंगा। अरे मान गए गुरु, मैंने तुझे ये शर्त लगाई थी कि उस भूतिया पेड़ के नीचे गांव के किसी आदमी को बेच के दिखाओ, और तुमने उसे आज ही पूरा कर दिया। तो फिर गांव का कोई आदमी इतना भी बेवकूफ नहीं जो वहां जाएगा। मैं जानता था कि जवानी के जोश में ये अंकित वहां जाने के लिए जरूर मान जाएगा। देखते हैं इस शनिवार को क्या होता है। पूनम की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद की धुंधली रोशनी जमीन पर अजीब सा सन्नाटा बिखेर रही थी। गांव की कच्ची पगडंडी से होते हुए वो चारों लड़के अनुज, अंकित, आनंद और मुकेश उस पीपल के पेड़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही पेड़ जिसके नीचे सुबह सुबह गुजरने से गांव वाले डरते थे। कहते हैं कि वहां किसी की आत्मा का वास है, लेकिन अंकित को जरा भी डर नहीं लग रहा था। शायद वह जिद्दी था। रामदीन काका जो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो लड़कों को देखकर ठिठक गए और तेजी से वहां भागते हुए आए। अरे, इस समय वहां मत जाओ बेटा, वो पेड़ अशुभ है। कई बार अनहोनी हो चुकी है वहां। मुझे देखो, मत जाओ वहां। अंकित बोल पड़ा, काका, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं शर्त पूरी करने जा रहा हूं। अंकित के अलावा बाकी तीनों लड़के खामोश थे। अनुज की आंखों में शरारत थी। मुकेश के चेहरे पर अजीब सा तनाव और आनंद चुप खड़ा था। पीपल का पेड़ सामने ही था। उसकी जटाओं जैसे झूलती शाखाएं हवा में बस बिना हिले डुले स्थिर खड़ी थी। रात की नीरवता में वो पेड़ एक जिंदा प्राणी जैसा लग रहा था। अंकित जेब से लाल रुमाल निकालकर टहनी की ओर बढ़ा। जैसे ही अंकित टहनी के पास पहुंचा, अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली और ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टांग पकड़ ली हो। ठंडी सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, वापस चला जा। वह चौंककर पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। लाल रुमाल बांधते ही पेड़ की डालियां जैसे कांपने लगी। हवा की गति तेज हो गई
और चारों तरफ सूखी पत्तियों का चक्रवात सा बन गया। अंकित का दम घुटने लगा। पेड़ के तने पर अचानक एक चेहरा उभर आया। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो एक चुड़ैल पेड़ के नीचे उतर रही थी। अंकित चीखता हुआ दौड़ा। भागते भागते अंकित पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। उसका सिर पत्थर से टकराया और वो तड़पने लगा। अनुज और मुकेश उसके पास आए। अब ये अंकित सब बता देगा, हमें फंसाएगा। तो क्या करे? खत्म कर दो इसे। मुकेश ने पत्थर उठाया और अंकित के सिर पर दे मारा। 1, 2, 3 बार। आनंद जो पीछे ही खड़ा था ये सब देख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। तुम दोनों पागल हो गए हो? कौन? आनंद तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते आनंद। मुकेश और अनुज आनंद को बहुत समझाते हैं पर वो नहीं माना। कि तभी आखिरकार अनुज ने पीछे से आकर बड़ी रस्सी से उसका गला घोंट दिया। अब गांव वालों को हम क्या बताएंगे? पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी तो? नहीं मुकेश, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, इसे यहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लोगों को लगेगा कि यह टक्कर खा के गिर गया और इसकी मौत हो गई। चारों तरफ फिर वही एक फुसफुसाहट गूंजी। एक और आत्मा, अब ये पेड़ भारी होगा। अनुज और मुकेश उन दोनों की लाश को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। उस रात के बाद किसी ने अंकित, अनुज, आनंद या मुकेश को नहीं देखा। लेकिन जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है उसे अब वो 4 परछाइयां वही खड़ी दिखती है। 4 दिन बीत चुके थे। गांव में कोहराम मचा हुआ था। अंकित, आनंद, अनुज और मुकेश का कोई सुराग नहीं था। गांव वाले डर से उस पीपल के पेड़ की ओर देखना तक बंद कर चुके थे। लेकिन डर सिर्फ पेड़ में नहीं था, अब डर था हवाओं में, सन्नाटे में और उन अजीब घटनाओं में जो गांव में शुरू हो चुकी थी। मुकेश और अनुज गांव के किसी टूटे फूटे घर में छुपे हुए थे। मुकेश घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मुकेश को आनंद का चेहरा खून से लथपथ हर जगह दिख रहा था, जो उससे कह रहा था कि तूने मुझे बेरहमी से मार डाला, अब तेरी बारी है। मुकेश अब ज्यादा देर उस गांव में नहीं रहना चाहता था। उसने देर रात को अनुज को बिन बताए गांव से भाग जाने के बारे में सोचा। देर रात मुकेश अनुज को बिन बताए वहां से भाग गया। सुबह अनुज ने सब जगह देखा पर मुकेश उसे घर में कहीं नहीं मिला। पर देर रात गांव में कुछ शोर हो रहा था। अनुज अपना मुंह छुपाए वहां से गांव के झुंड में जाकर खड़ा रह गया। उसने देखा तो मुकेश की लाश उसी पेड़ की जड़ों से लटकी हुई थी जिस पेड़ के नीचे उसने आनंद को मारा था। गांव वाले बता रहे थे कि मुकेश की आंखें इस तरह बाहर निकली हुई थी मानो मौत से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। अनुज वहां से भाग गया। अनुज बुरी तरह से डर चुका था। उसे पता लग गया था कि उन दोनों की आत्मा उससे बदला लेने आई है। उसे अब उन दोनों की आत्मा दिखने लगी थी। वो हर वक्त उसके घर पे उसके साथ ही रहती थी और उससे गुस्से से देखा करती थी। जोर जोर से चिल्ला के उसे सोने नहीं देती थी। अगर अनुज सोने की कोशिश करता तो उसे पलंग से नीचे खींचकर पटक देती थी। उसका शरीर हवा में उड़ने लगता था। उसने अपनी शर्त के चलते दोनों बेगुनाहों की जान ले ली थी और उनसे तंग आकर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन गांव वालों का कहना है उस रात जब पुलिस की गाड़ी अनुज को ले जा रही थी, गाड़ी के पीछे पीछे एक परछाई भाग रही थी। लोग आज भी कहते हैं कि जेल में भी अनुज को अंकित और आनंद की आत्माएं दिखाई देती है। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।